हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्न। आज हम झारखंड के विकास के क्रम में झारखंड में उपस्थित खनिज संसाधनों की आय से किस तरह से हम इसके सामाजिक संरचना को बदल सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड, अगर हम कोल को लें, ओनली कोल को लें, तो पूरे भारत के रिजर्व का 27.3% कोल जो है वो झारखंड में है। जरूरत है इसका सही रूप से उपयोग हो और इससे होने वाले आय से यहाँ की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। और सबसे आवश्यक चीज़ है कि इसमें माइनिंग करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और आर्थिक लाभ ज़्यादा हो। आर्थिक लाभ ज़्यादा होगा तो उसमें से कुछ परसेंटेज जो है हम झारखंड के विकास के लिए लगा सकते हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आदिवासियों को सशक्त बनाना और उनकी उन्नति के लिए भावी पीढ़ी को बढ़ावा देना और भावी पीढ़ी के डेवलपमेंट के लिए एक रोड मैप तैयार करना। सबसे पहला है शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट। मूलभूत शिक्षा जो है यहाँ काफ़ी चरमराई हुई है। आदिवासी बच्चों के लिए प्राइमरी से लेकर हायर कॉलेज तक, हायर एजुकेशन तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्थानीय भाषा में अगर शिक्षा को प्रदान किया जाए तो वो काफ़ी अच्छी तरह से इस मूलभूत शिक्षा में सुधार ला सकते हैं और वो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आदिवासी युवाओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग की काफ़ी आवश्यकता है। इसके लिए आदिवासी एरियाज़ में प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाना चाहिए जिससे उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में काम करने के लिए उन्हें लेटेस्ट स्किल का ज्ञान दिया जा सके। और इस तरह से आदिवासी छात्रों को फिर स्कॉलरशिप और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए उनके लिए, ताकि वे हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें। ये काफ़ी आवश्यक है। ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आदिवासियों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, वस्त्र और स्थानीय प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी अच्छे होते हैं और इनमें एक कल्चरल ट्रेंड होता है। इस प्रोडक्ट को बढ़ाया जाना, इनको प्रमोट किया जाना काफ़ी आवश्यक है। इसके लिए सेंटर्स स्थापित करनी चाहिए। इनको, इन प्रोडक्ट्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर प्रमोट करने की आवश्यकता है, तभी उनकी आर्थिक स्थिति का सुधार होगा और उनकी एक पहचान बनेगी। आदिवासी समुदायों के लिए सहकारी समितियों का गठन किया जाना उनके मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता है। सहकारी समिति के निर्माण के बाद उनके जो उत्पाद हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको सामूहिक रूप से उत्पादन करना और सामूहिक रूप से मार्केट में उनको सेल करने के लिए भेजना, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है और इससे सामाजिक संरचना जो है वो काफ़ी मजबूत होती है और उनको जो उचित मूल्य भी प्राप्त हो जाएगा, उनकी आय में वृद्धि होगी। फिर माइक्रो फाइनेंस। आदिवासियों के लिए माइक्रो फाइनेंस और लोन की व्यवस्था, इजी लोन की व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है, जिससे वे कुछ छोटे छोटे अपने व्यवसाय को वो बढ़ा सके और सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर। तभी उनकी जो है, जब वो आत्मनिर्भर होंगे तो उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी होगी और उनका कल्चर जो है, कल्चरल डेवलपमेंट होगा और कल्चर को फिर सुरक्षित रख पाएंगे वे। उसके बाद क्या है, स्वास्थ्य सेवा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, आदिवासी इलाके में जो आदिवासी एरियाज़ हैं वहाँ हेल्थ सेंटर्स का विस्तार किया जाना चाहिए। वहाँ हेल्थ सेंटर में, अस्पतालों में और चिकित्सा सुविधाओं में एक लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उनको वहाँ पर लागू किया जाना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि अक्सर आदिवासी एरियाज़ में रहने वाले लोग गरीबी के चलते, गंदगी के चलते बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए अच्छी हेल्थ सेंटर काफ़ी आवश्यक है और ये हेल्थ सेंटर जब वहाँ होगी तो बीमारी
के बारे में उनको नॉलेज भी मिलेगा और इस नॉलेज के चलते वो खुद जो है स्वच्छ रह पाएंगे। आदिवासियों के जो एरियाज हैं वहाँ पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता नहीं है। गरीबी या इग्नोरेंस के चलते इस ओर उनका ध्यान नहीं है। तो उचित पोषण, सही न्यूट्रिशन कैसे मिले और स्वच्छ कैसे रहा जाए और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था यहाँ उपलब्ध कराना काफ़ी आवश्यक है कि पेयजल अगर स्वच्छ नहीं है तो बहुत सी बीमारियों का ये घर होता है और सामाजिक एक संरचना जो है वो बिगड़ जाती है। तो स्वच्छ पेयजल की जानकारी उन्हें देना ताकि वो भविष्य में फिर जो है वो खुद से स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कर लेंगे। अगर उनको जानकारी हो जाएगी तो उचित ज्ञान काफ़ी आवश्यक है। उसके बाद आदिवासियों के महिलाओं में सशक्तिकरण की योजनाएं विशेष रूप से चलाए जाने की आवश्यकता है। उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए और उन्हें समाज में अधिक से अधिक अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है। जब आदिवासी महिलाएं जानेगी कि उनका ये अधिकार है और तब वो सशक्त होंगी, तब वो अपने समाज को विकसित कर पाएंगे, समाज को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि महिलाएं ही जो है अपने घर और अपने समाज को सुरक्षित रख सकती हैं। और फिर जो आदिवासियों में जो परंपरा है शराब पीने की, ये सभी जो है महिला जब स्ट्रांग होगी, उनमें जब जागरूकता आएगी तो स्वतः ये चीज़ खत्म हो जाएगा। नशा मुक्ति अभियान से इसको जोड़ा जा सकता है। आदिवासी समुदायों में सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का संरक्षण बहुत जरूरी है। उनकी सांस्कृतिक धरोहर जो है, जो कल्चरल जो उनका रिजर्व है, उनको बढ़ावा देना चाहिए ताकि सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना करके वो अपने सांस्कृतिक जीवन को फिर से ये उजागर कर सकें। और जब सांस्कृतिक जीवन उनका फिर से स्ट्रांग बनेगा तो एक सामाजिक तन्मयता बनेगी, समाज में स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा और उनका विकास होगा। आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान और जो पारंपरिक के प्राकृतिक संसाधन है उनमें उनकी भागीदारी जो है, उनके मैनेजमेंट में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना काफ़ी आवश्यक है। उनके ज्ञान को सम्मान करते हुए उनका जो ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान जो है और नेचर का जो उन्हें उनके प्रबंधन का जो ज्ञान है वो उनको रिसेंट और नए टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके, नए स्किल्स और नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके जब उसको सम्मानित किया जाएगा तो वो काफ़ी गौरवान्वित महसूस करेंगे, काफ़ी वो अपने आप को समझेंगे कि मेरी भी कुछ स्थिति है और फिर वो तरह तरह से विकास की ओर ध्यान देंगे। आदिवासियों को उनके वन भूमि अधिकारों का संरक्षण और पुनः स्थापना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उनके पारंपरिक भूमि और वन अधिकारों को मान्यता देना काफ़ी आवश्यक है। आदिवासी समुदायों को सामुदायिक वन प्रबंधन में भागीदारी दी जाने की आवश्यकता है ताकि वे वन संसाधनों का सतत उपयोग कर सकें और फिर उनकी आजीविका जो सुरक्षित हो जाए और फिर वनों की रक्षा भी हो, क्योंकि आदिवासी जो है वनों की रक्षा करना चाहते हैं। वन को किस तरह से समृद्ध किया जाए इसका ज्ञान उन्हें शुरू से है, पारंपरिक ज्ञान है और ये ज्ञान को जब हम उपयोग में लाएंगे तो वन जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो काफ़ी विकसित होगी, डेवलप्ड होगी और हमारा वन जो है सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। खनन और अन्य विकास गतिविधियों के दौरान एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को यहाँ डेवलप करके किस तरह से इनका रिनोवेशन किया जाए, किस तरह से जो एनवायरनमेंट जो है खराब हो गया है उनको रीस्टोर किया जाए। आदिवासी क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना का उपयोग करना, जैसे कि सौर ऊर्जा और बायोमास एनर्जी, ये जब का विकसित हो जाएंगे तो कोल माइंस अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और इससे जो है एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक सुधर जाएगा, एनवायरनमेंट में काफ़ी सुधार आएगा। आदिवासियों के समुदायों के विकास के लिए सभी योजनाओं और जो कार्यक्रम है में आदिवासियों की भागीदारी काफ़ी आवश्यक है। उनकी जब भागीदारी होगी तो अपने को अकाउंटेबल समझेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित होगी और इस तरह से उनमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी
किस तरह से सही निर्णय लिया जाए। जब उनको जानकारी हो जाएगी तो फिर उनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में स्वतः सुधार होगा। विकास कार्यों में पारदर्शिता होना काफ़ी आवश्यक है। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक हमारी जवाबदेही जो है सुनिश्चित नहीं होगी। तो ट्रांसपेरेंसी को इसमें लाकर आदिवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित कर हम उनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के जो धरोहर है उसमें वृद्धि कर सकते हैं और स्वतः जो है उनका जीवन स्तर में सुधार होगा और वो काफ़ी सशक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से इस रोड मैप के द्वारा झारखंड के आदिवासियों को सशक्त बनाया जा सकता है, उन्हें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। यह न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार करेगा बल्कि राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फिर एक राज्य को अगर मॉडल राज्य के रूप में डेवलप कर लिया जाए तो भारत के अन्य राज्यों में भी इसी तरह से मॉडल राज्य के रूप में उनको डेवलप किया जा सकता है और फिर भारत जो है एक समृद्ध राष्ट्र, डेवलप्ड राष्ट्र के रूप में खड़ा हो जाएगा। अगर भारत को डेवलप्ड राज्य के पंक्ति में खड़ा करना है तो हमें एक एक राज्यों को सुदृढ़ और महत्वपूर्ण जो है उनको स्ट्रांग बनाना होगा, तभी जो है इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और इसमें झारखंड से स्टार्ट करके मॉडल स्टेट के रूप में इसे डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि झारखंड में बहुत सी संभावनाएं हैं। यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ की सामाजिक स्थिति जो है उनमें अगर बढ़ावा दिया जाए उसको तो काफ़ी एक मॉडल के रूप में डेवलप होंगे। और फिर यहाँ आर्थिक डेवलपमेंट के लिए संसाधन तो है ही, इन संसाधनों का सही उपयोग करते हुए झारखंड को मॉडल राज्य के रूप में अगर विकसित किया जाए, डेवलप्ड स्टेट, तो फिर भारत की अन्य जो राज्य हैं वो भी स्वतः डेवलप्ड होने लगेंगे। धन्यवाद।